वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। जैसे कि आप सभी को पता है कि हर साल एक रिपोर्ट को जारी करा जाता है जिसका नाम होता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इस बार भी 2023 की इस रिपोर्ट को पेश कर दिया गया है और इसका जमकर विरोध सरकार की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि जो मोदी सरकार है भारत के अंदर, उसने पूर्ण रूप से इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। कई तर्क यहाँ के नेताओं के द्वारा दिया गया है, बताया गया है कि आखिर में सरकार इसे क्यों खारिज करती है और ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट है वो किसके तर्क पर निकाली जाती है और सरकार इसे किस तर्क पर खारिज कर रही है, वो सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, सबसे बड़ा बात ये आई है निकलकर इसे खारिज करना और लोगों में अंदर जो है इस बात को लेकर भी चौकन्ने है कि भैया पाकिस्तान जैसी कंट्री से भी भारत जो है हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में पीछे रहा है और भारत ही नहीं, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल जैसे देशों से भी पीछे रहा है। आखिर में भारत में इतने सारे अभियान, इतनी सारी योजनाएं चलने के बाद अन्न योजना जिसको बोला जाता है, जो कि गरीबों को खाना बांटा जाता है, जिसमें खाना दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बावजूद भी ये रिपोर्ट में भारत इतना पीछे क्यों है, क्या है इसके पीछे की पूरी सच्चाई, हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप इसी टॉपिक को हमारे जो है पढ़ना चाहते हैं इसको ब्लॉग्स के रूप में, तो आप इसे पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल पे जाके gkfactscurrent.com करके लिखना पड़ेगा और यहां पर आपको हमारी जो है ये साइट देखने को मिलेगी, जीके फैक्ट्स करंट की। क्लियर है? इस तरीके से आपको जो फर्स्ट साइट मिलेगी वो हम ही लोगों की है, आप लोगों की है। क्लियर हो गया ना? यहां पर आप डेली करंट अफेयर के क्वेश्चनों को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, उन्हें आप अटेम्प्ट करके यहाँ पे अपनी करंट अफेयर की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, साथ ही जो आपको रिसेंट पोस्ट होती है वो यहाँ पर देखने को मिल जाए। करंट अफेयर है तो वो देखने को मिल जाती है। डेली करंट अफेयर आप कर सकते हैं, 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं। अगर आपको ब्लॉग्स पढ़ना है, जैसे आपको यही वाला जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसको पढ़ना चाहते हैं, आप वीडियो नहीं देखना चाहते, पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी साइट पर जाकर भी आप जो है नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको ब्लॉग्स वाला सेक्शन मिलेगा, वहां पर आप इस तरीके के पोस्टों को पढ़ सकते हैं। जैसे ये हमने कराया था, क्या महिला आरक्षण बिल है, क्या है आखिर में, इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी और पोस्ट भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप हमारी साइट पर जाकर भी इस पोस्ट को पढ़ पाएंगे। क्लियर? चलिए, तो अभी जो है हम लोग इस रिपोर्ट को पूरा समझते हैं। तो भैया ग्लोबल हंगर रिपोर्ट यानी वैश्विक भूख सूचकांक की नई रिपोर्ट जारी हुई। इस बार की रिपोर्ट में भारत की स्थिति पिछले साल की तुलना में और खराब देखने को मिल गई है, जिससे सरकार यहां पर गुस्से में है। 2023 में 125 देशों के सर्वे में भारत 111वें पायदान पर है, यानी 111वां देश ऐसा है विश्व के अंदर जहां पर भूखमरी है एक तरीके से। क्लियर है? जबकि 2022 में 126 देशों के सर्वे में भारत 107वीं रैंक पर था और एनजीओ कंसर्न्स वर्ल्ड वाइड और जर्मन एनजीओ वेल्ट हंगर हिलेफ द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हंगर कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है। यानी कि भारत में जो छोटे बच्चे हैं, ये कहा जा सकता है कि उन्हें भरपूर खाना नहीं मिल रहा है, या फिर जो दूध पीने वाले बच्चे होते हैं, जो बच्चे गर्भाशय में होते हैं या दूध पीने वाले होते हैं, उनको भी भरपूर खाना नहीं मिल पा रहा है और इसके कारण वो बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं। आपने कई बार देखा होगा, हमारे भारत के अंदर भी होता है, या आपकी फैमिली में भी कुछ ऐसा होगा कि कोई ऐसा होगा कि जिसकी उम्र तो अच्छी खासी है, समझ रहे हैं, जिसकी उम्र अच्छी खासी है, लेकिन उम्र के हिसाब से जो वेट है वो काफी लो में होगा, है ना? तो इसी चीज को जो है, इसी बात को ध्यान में रखकर ये रिपोर्ट जो है निकाली जाती है कि बच्चों की उम्र और बच्चों की सेहत किस तरीके से मायने रखती है। ठीक है ना? इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से सरकार की तरफ से खारिज कर दिया गया है। सरकार ने इस पर कई सवालों को उठाकर भी पूछा है कि आखिर में ये सब क्या है। ठीक है ना? और मापदंड जो भी यूज करे जाते हैं उसको सरकार ने खारिज करा है। ठीक है, आपको बता दूं 2021 में भी भारत इस रिपोर्ट में 101वें पर था, है ना? भारत जो था 101वें नंबर पर था। कौन से पर था? 101वें नंबर पर था। और 2020 का डाटा कहता है कि भारत 94वें स्थान पर था। तो चारों वर्ष के भारत के आपको याद रखने हैं। 2023 में 125 देशों में से 111, 2022 में 107, 21 में 101 और 2020 में 94 स्थान पे अपना देश रहा है। पांचवी शक्ति, विश्व की सबसे बेहतरीन अर्थव्यवस्था कहे जाने वाला भारत, लेकिन हंगर रिपोर्ट में पीछे रह गया है।
देख सकते हैं आप यहाँ पे भारत अपने पड़ोसी देशों की रैंकिंग में भी काफी पीछे है। भारत से भी अगर पीछे कोई है तो वो है भैया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान 114 स्थान पर रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ तो समझ आता है क्योंकि यहाँ तो ठीक नहीं है, लेकिन भारत 111 पर। पाकिस्तान जहां पर सच में भूखमरी है वो 102वें स्थान पर है। और जब इसकी रैंकिंग देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर सवाल तो खड़े बनते हैं सरकार के। बांग्लादेश 81 पर, आप समझ सकते हैं बांग्लादेश की हालत इस समय क्या है। नेपाल 69 पर, श्रीलंका 60 पर, जिसकी आज भी अर्थव्यवस्था सुधर नहीं पाई है, वो 60 पर है, और चाइना चौथे पर है। ठीक है, अगर मैं बात करूं सबसे अच्छी रैंकिंग वाले टॉप 5 देश, तो बेलारूस है पहले पर। ठीक है, बोस्निया जो है वो सेकंड नंबर पर है, चिली तीसरे पर है, चीन चौथे नंबर पर है, और क्रोएशिया जो है वो 5वां रैंक उसने हासिल करा है। ये आपको याद रखना है। ये एशिया के जो कंट्रियां हैं उनकी लिस्ट है, ये टॉप 5 कंट्रियों की लिस्ट है। ये टॉप 5 बेकार कंट्रियां हैं, जिसमें मध्य अफ्रीका का गणराज्य आता है 125वें पर, लास्ट पर। मेडागास्कर 124 पर, यमन 123 पर, कांगो लोकतंत्र गणराज्य 122 पर, और लिसोटो जो देश है वो 121वें स्थान पर है। ऐसे इसमें बहुत, जैसे लिसोटो का तो आपने नाम भी नहीं सुना होगा, ये भी एक कंट्री है ना। ये जो कंट्रियां हैं इनका ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सबसे बेकार प्रदर्शन रहा है, लेकिन हमें इन्हें नहीं जानना है, हमें जानना है विश्व की 5वीं सबसे बेहतरीन अर्थव्यवस्था कहे जाने वाली भारत के बारे में। देखिए भारत के लिए चिंताजनक बात क्यों है, अगर बात करूं तो जीएचआई स्कोर पर कहा है भारत, अगर बात करें तो 50 और 0 या इससे अधिक का अगर परसेंटेज होती है तो वो बेहद चिंताजनक बात होती है। ठीक है, जैसे अभी जो मैंने कंट्रियां बताई सबसे बेकार, वो इसी में आती है। चिंताजनक होता है 35.0 से लेकर 49.9 तक का। भारत की जो स्थिति है वो 20.0 से लेकर 34.9 की है। कहीं ना कहीं भारत की स्थिति गंभीर बनी हुई है और आने वाले समय में हो सकता है कि चिंताजनक बन जाए। क्लियर है। सामान्य होता है 10.0 से लेकर 19.9, और 9 या 9.9 या इससे कम में सबसे अच्छा माना जाता है। तो चाइना जैसी कंट्री इसी में डिजर्व करती है। क्लियर हो गया। चलिए अब बात यह आती है कि आखिर में ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता क्या है। देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि जीएचआई भूखमरी से मरने वाले लोग या सरप्लस भोजन या भोजन की कमी का सामना करने वाले देश की गिनती के बारे में नहीं होता है। समझ लीजिएगा, सबसे पहले बात समझिए मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स ना तो इस पर रिपोर्ट निकालता है कि भैया भूखमरी से मरने वालों की संख्या क्या है, ना वो ये निकालता है कि भोजन की कमी का सामना करने वाले देशों को। वो किस पर निकालता है, वो निकालता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का एक उपकरण है जिसे वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापने और इसे ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो समय के साथ भूख के कई आयामों को दर्शाता है। जैसे इसका उद्देश्य होता है कि भूख के खिलाफ संघर्ष करने के बारे में जागरूक करना, दुनिया भर के देशों के बीच भूख के स्तर की तुलना करने का एक तरीका प्रदान करना, और दुनिया के उन क्षेत्रों पर ध्यान आकर्षित करना जहां भूख का स्तर सबसे अधिक होता है, जहां पर भूख मिटाने के लिए अतिरिक्त प्रयास की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। अब आप बोलेंगे इसमें भारत कैसे आ गया। देखिए भारत ऐसे आ गया कि जैसे मान लीजिए यहां पर हमारे देश में आज भी कई ऐसे जगहें हैं जहां पर लोगों के पास ना तो रहने को घर है, ना ही लोगों के पास 2 वक्त की खाने को रोटी है। ठीक है, हालांकि हमारे देश के अंदर हम कहते तो हैं कि हमारी इकोनॉमी बहुत तेजी से जा रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन बात आती है कि उतना ही डेटा हमारे यहाँ पर गरीबी का भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि गरीब जो है आज की डेट में गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। समझ रहे हैं। हाल ही में G20 आपने सम्मेलन देखा होगा, उसकी बैठक हुई थी, तब आपने देखा था पूरी सड़कों को जो है हरे हरे चादर से ढक दिया गया था। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पीछे जहां ये बैठक हो रही थी दिल्ली के अंदर, ठीक है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूं तो मुझे बहुत अच्छे से पता है, यहां पर जो गरीब होते थे, ठीक है, जैसे ये कश्मीरी गेट वाला इलाका था हमारा, ठीक है ना, और आरटीओ वाला जो इलाका हुआ करता है हमारा इधर का, वहां पर काफी झोपड़ियां हैं, गरीब है, वहां पर गरीब रहते हैं काफी, उनको ढक दिया गया था। समझ रहे हो, उनके लिए नौकरी छीन ली गई थी उस समय के लिए। समझ रहे हो, और कोविड में और भी चीजों को काफी जो है किसको असर पड़ा, सबसे ज्यादा गरीब को पड़ा है। ठीक है, ऐसे गरीब भी कौन, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी 2 तरीके के गरीब पाए जाते हैं, एक तो वो जो बुलेट में राशन लाते हैं और एक वो जिनको राशन ही नहीं मिलता है। तो जिनको राशन नहीं मिलता है, जिनका बुलेट वाले राशन खा जाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। समझ रहे हो, आपके यहाँ पर भी, आपके इलाके में भी कई ऐसे होंगे जिन्हों को 2 वक्त की रोटी के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता होगा, और हो सकता है कि वो एक दिन में 2 वक्त की रोटी खाते भी नहीं होंगे। तो यहाँ पर उसी की बात चल रही है, समझ गए होंगे आप, मैं उम्मीद करता हूँ क्लियर है। अब बात आती है कि कैसे कैलकुलेट करता है, क्योंकि भैया भारत की सरकार ने तो इसे खारिज कर दिया है। सबसे पहला इनका कैलकुलेट करने का तरीका होता है अल्प पोषण। अल्प पोषण मतलब
अंडरमेंट यानी एक स्वास्थ्य व्यक्ति को दिन भर के लिए जरूरी कैलोरी नहीं मिलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, आप लोग हैं, मैं हूं, ऊपर वाले की देन से हमको 2 वक्त 3 वक्त की रोटी अच्छे से मिल जाती है, मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, जिसको नहीं मिलती है ऊपर वाला करे उसको भी बहुत जल्दी मिले, लेकिन हम उसमें अपनी कैलोरी बर्न कर लेते हैं, मतलब हम उसमें कैलोरी भी इकट्ठा कर लेते हैं। अगर हमें वो कैलोरी ही नहीं मिले तो ना तो मैं पढ़ाने वाले के योग्य रहूंगा और ना पढ़ने के योग्य, समझ रहे हो। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि एक व्यक्ति को दिन भर में कितनी कैलोरी जो है मिलती है या उसे मिलनी चाहिए। आबादी के कुल हिस्से में से उस हिस्से को कैलकुलेट कर देती है ये रिपोर्ट। दिन भर की जरूरतों के मुताबिक पर्याप्त कैलोरी नहीं मिल रही है, मतलब ये उन लोगों की कैलोरी को काउंट कर लेते हैं, लोगों की गिनती को देखकर कि ये लोग इतना काम करते हैं तो इनको कितनी कैलोरी मिल रही है, ये कितना खाते हैं बाद में, उन सबको। चाइल्ड स्टडिंग मतलब का मतलब है ऐसे बच्चे जिनकी कद उनके उम्र के लिहाज से कम हो, यानी उम्र के हिसाब से बच्चे की हाइट ना बड़ी हो। हाइट का सीधा सीधा संबंध पोषण से ही होता है। ठीक है, समाज में लंबे समय तक बच्चों को पोषण कम होता है, वो बच्चों में स्टडिंग की परेशानी हो जाती है। चाइल्ड वेस्टिंग यानी बच्चे के अपनी उम्र के हिसाब से बहुत दुबला या कमजोर होना। 5 साल से कम उम्र के ऐसे बच्चे जिनका वजन कद के हिसाब से कम होता है और दर्शाता है कि उन बच्चों का पर्याप्त पोषण नहीं मिला है, इस वजह से वो कमजोर हो गए। आपने सुना भी होगा डॉक्टर के पास अगर कभी गए हो। बाल मृत्यु दर, चाइल्ड जो है मोटिलिटी का मतलब, चाइल्ड मोटिलिटी का मतलब हर एक हजार जन्म पर ऐसे बच्चों की जनसंख्या जिनकी मौत जन्म के 5 साल की उम्र के भीतर ही हो गई हो। ठीक है, अब ऐसे में बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन कई ऐसे आते हैं जिनको पर भरपूर पोषण नहीं मिल पाया, खाना नहीं मिल पाया टाइम पर, तो वो नहीं सरवाइव कर पाए, तो वो चीजें हैं। ठीक है, इस 4 बातों को ध्यान में रखकर ये GHI की जो है रिपोर्ट निकाली जाती है। आंकड़े कैसे जुटाए जाते हैं, कहां से आंकड़े इकट्ठा होते हैं, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की वेबसाइट के मुताबिक अल्पोषण के आंकड़े UNA की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से जो है जुटाए जाते हैं, FAO से, यानी काफी अच्छी जगह से लिए गए हैं। 2020 से 2022 का डेटा का इस्तेमाल किया गया है इस बार की रिपोर्ट में। चाइल्ड स्टडिंग और वेस्टिंग कैलकुलेट करने के लिए WHO, UNICEF और ये जो है आपका मिश्योर DHS 2013 के आंकड़े लिए गए हैं। बता दें इसके लिए 2018-22 के बीच उपलब्ध ताजे आंकड़े भी जुटाए गए हैं। बाल मृत्यु दर के लिए कहां से आंकड़ा आता है, UN से आ जाता है, IGME से आता है, ठीक है ना, यानी कि इंटर एजुकेशन ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन से 2021 के आंकड़े लिए गए हैं। किस लिए, बाल मृत्यु दर के लिए। तो ये जहां से भी आंकड़े इन्होंने उठाए, ये काफी अच्छी संस्थान है, काफी जानी मानी संस्थान है, आपने इनके बारे में सुना भी होगा, आपको पता भी होगा, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद भी सरकार इसे खारिज कर देती है। अब आते हैं हम सरकार पर कि भैया आखिर में ऐसे क्या है। उससे पहले बात करते हैं कि इसकी रैंकिंग लगातार 3 साल से भारत इसमें गिरावट झेलता जा रहा है। देखिए, 2023 की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में चाइल्ड वेस्टिंग यानी बच्चों में कमजोरी की दर 18.7% है, दुनिया भर में सबसे ज्यादा अति कुपोषण को दर्शाता है। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में भारत 17.8% था, 2008 में बढ़कर 20% हो गया। हालांकि 2015 में इसमें गिरावट देखने को मिली और ये 18% तक रह गया। लेकिन भारत के लिए चाइल्ड स्टडिंग की अगर बात करूं तो चिंताजनक बताई गई है। बच्चों की उम्र के हिसाब से उनकी लंबाई नहीं बढ़ रही है। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में चाइल्ड स्टडिंग की दर 35.5% हो गई है, बहुत ज्यादा ही श्रेणी में आ जाता है। हालांकि इसमें 2000 के 51% के बेहद चिंताजनक स्कोर से गिरावट देखने को भी मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों की हाइट ना बढ़ना, बच्चों को जो है पूर्ण रूप से पोषण ना मिलना, उनका वजन उनके हाइट के अनुसार कम होना, ये सारी बातों से ही पता चलता है कि देश में अभी भी कहीं ना कहीं गरीबी है। समझ रहे हैं। उसके बावजूद भी सरकार कहती है कि यह रिपोर्ट गलत है। तो देखिए, भारत के लिए चाइल्ड स्टडिंग भी चिंताजनक बताया गया है क्योंकि बच्चों की उम्र के हिसाब से लंबाई नहीं बढ़ रही है। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में चाइल्ड स्टडिंग का दर 35.5% है, जो कि बहुत ज्यादा श्रेणी में आता है। हालांकि इसमें 2000 में अभी मैंने बताया ये देखने को मिली है। ठीक है, यहां पर भी आप देख सकते हैं, ये वही बात आ गई जो अभी मैंने बताया था। भारत में बाल मृत्यु दर जो है उसमें सुधार देखने को मिला है। 5 वर्ष से कम भारत बच्चों की मृत्यु दर 3.1%, 2000 में इसकी 9.2 से घटकर 2008 में 6.5 पहुंच गई, 2015 में 4.5, 2023 में 3.1 है। मतलब बाल मृत्यु दर है, यानी कि कहीं ना कहीं बच्चा 5 साल के भीतर यहां नहीं मर रहा है, ये कहने वाली बात है। भारत में अल्पोषण बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, 16.6%, 2015 में 14 से 2.6 तक % से ज्यादा है। हालांकि ठीक है, मध्य श्रेणी में है भारत इसमें भी।
यह रिपोर्ट भी कहा है कि भारत के 15 से 24 वर्ष की उम्र की महिलाओं में एनीमिया 58.1% पाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, भारत इसका भी शिकार है कहीं ना कहीं। क्लियर है। अब बात आती है कि सरकार इस पर सवाल क्यों उठाती है। देखिए, और सरकार के ही सवाल पर ही सवाल बनता है, कैसे समझिए। क्या कहा है, भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को गलत और भ्रामक करार दिया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स भारत की वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाता है। मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि इस इंडेक्स के 4 में से 3 इंडेक्टर बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं और पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण इंडेक्टर जो है वो कुपोषित जनसंख्या का अनुपात ओपिनियन पोल पर आधारित है, जिसका सैंपल साइज मात्रा 3000 है। मतलब इन्होंने कहा है कि ये लोग जो है, ज्यादातर इनकी जो रिपोर्ट होती है वो बच्चों पर होती है। जैसे मैंने अभी बताया भी, सरकार का कहना है कि कुपोषण ट्रैकर के मुताबिक महीने दर महीने चाइल्ड वेस्टिंग 7.2% से नीचे रहा है, जबकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में 18.7% बताया गया है। अभी मैंने बताया था, ये पता है, ये आगे से आपसे पूछा जाएगा तो इसको याद रखिएगा। चलिए, सरकार ने तो यहां पर कह दिया, लेकिन जीएचआई की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में चाइल्ड स्टडिंग की दर भी 35.5% है, जबकि एनएफएचएस जो है भारत में जो कार्य करता है फूड एक्सपोर्ट करने में, जहां से हमें राशन मिलता है, याद होगा अगर आपको, 5 के आंकड़ों में मेल खाता है। ये भी कहता है, एनएफएचएस भी कहता है कि चाइल्ड वेस्टिंग दर 18.7% है, जिसमें एनएचएफएस की जो एनएफएचएस जो है उसने 5 की रिपोर्ट में ही तुलना में 0.6% का सुधार हुआ है। मतलब जो रिपोर्ट हमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने दी है वही हमारे यहाँ पर जो फूड कंपनीज काम कर रही, जो फूड एक्सपोर्ट करती हैं, पहुंचाती हैं लोगों तक, वो भी यही बोल रही है कि भैया यहाँ पर ये चीजें हुई हैं। ठीक है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से पिछड़ा है भारत इस बार। सूचकांक में पाकिस्तान 102वें स्थान पर। ये मैंने आपको समझा दिया था, अभी आगे इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, आगे हम इसमें और बात करें तो देखिए, जैसे मैं अभी आपको एनएफएसए की और पीएमजीकेवाई की बात अभी मैं आपसे करूं तो जैसे कि आपको पता है हमारे यहाँ पर काफी चीजें जो हैं चलती रहती है, काफी सेवाएं, कोविड के टाइम से काफी फ्री राशन मिल रहा है, उसके बावजूद भी ये सब रिपोर्ट क्यों? तो भारत आमतौर पर खाद्य सुरक्षा और बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए लाखों करोड़ रुपए की योजनाएं चलाता रहता है। एकीकृत बाल विकास योजना, जिसे पोषण 2 के रूप में पुनर्जीवित किया गया था, बच्चे, गर्भवती, स्तनपान करने वाली महिलाओं को पूरक पोषण प्रदान करके बच्चों को कुपोषण को संबोधित करता है। ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिसे एनएफएसए कहा जाता है, इन्होंने सामान्य कुपोषण को संबोधित करते हैं, जिसके तहत सरकार द्वारा प्रत्येक चिन्हित वंचित व्यक्ति को 5 किलो गेहूं, चावल, मोटा अनाज ये सब उपलब्ध कराया जाता है। 80 करोड़ से अधिक भारतीयों को इसके तहत अनाज भी मिलता है। जो आप राशन लेने जाते होंगे वो इसी के तहत मिलता है। दूसरा, इस साल जनवरी में मोदी कैबिनेट ने भी अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिक घरेलू लाभार्थियों को मुफ्त अनाज देने के लिए नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को मंजूरी दी थी। नई योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी नाम पर रखा गया था। इसके तहत ही दिसंबर 2023 तक मुफ्त अनाज दिया जाएगा और एनएफएसए के तहत किया गया सामान्य आवंटन के अतिरिक्त ये सब था। लेकिन उसके बाद भी हमारे देश में ये सब क्यों? देखिए, जब सरकार से ये सवाल और पूछा गया तो सरकार ने कहा कि हमारा जो राशन होता है, मतलब हम जो बांटते हैं फ्री, उसमें मोटा अनाज होता है, जैसे गेहूं हो गए, चावल हो गए, ये सब, लेकिन कैलोरी बर्न करने के लिए आपको प्रोटीन की चीजें खानी पड़ती है, तो वो तो सरकार नहीं देती है। तो वो कहां से मिलेगा? वो आपको खुद ही कमाना पड़ेगा और खुद ही खाना पड़ेगा। और कमाओगे कब? जब नौकरी होगी। नौकरियां है नहीं। ठीक है। तो कुल मिलाकर इस रिपोर्ट में जो बताया गया है वो एनएफएसए जो है यहाँ पर जो अनाज देती है, बांटती है गवर्नमेंट के कहने पर, उन्होंने भी उसी रिपोर्ट को बताया है। तो अब आप डिसाइड कर लीजिए कौन सही है कौन गलत है। मैं ये नहीं कहूँगा कौन सही है कौन गलत, लेकिन आप इस रिपोर्ट को अच्छे से ध्यान रखिएगा। आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से समझे होंगे, जाने होंगे। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।